हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 15 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड थी द हिंदू न्यूज़पेपर में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे नोबेल प्राइज़ के बारे में बात की गई है कि इकोनॉमी में किसे दी गई है और किस चीज़ पे मिली है। वैसे यूपीएससी अभी बहुत सारी बेकार चीज़ें भी पूछने लगी है, जैसे कि बुक किसने पब्लिश किया है, नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, या ओलंपिक्स के बारे में, राइट, मिसाइल्स के बारे में, या कुछ भी ऐसी एडवांस मिलिट्री से टेक्नोलॉजी है उस पे पूछती है। अब ये नोबेल प्राइजेस भी अभी आ रही है न्यूज़ में, तो कुछ गारंटी नहीं है। यूपीएससी इस पे भी आपसे पूछ सकती है मैच द फॉलोइंग में कि फिजिक्स में किस चीज़ को मिली है, बायोलॉजी में किस चीज़ को मिली है, या केमिस्ट्री में किस चीज़ को मिली है। ठीक है, तो इसलिए ये एडिशनली मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद रखते तो कोई इशू नहीं है, आ भी सकती नहीं भी आ सकती क्वेश्चन। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, पर हमें दिमाग में रखना है कि किस चीज़ को मिली है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ये आपको हेल्प कर सकती है इनडायरेक्टली, इसीलिए। तो फिजिक्स में मिली है मशीन लर्निंग के लिए, बायोलॉजी में मिली है माइक्रो आरएनए को, केमिस्ट्री में दी गई है प्रोटीन की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी में वेल्थ इक्वालिटी को लेकर ये जो नोबेल प्राइज़ है वो दी गई है। तो आप इसे याद रखें, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे जो स्पीकर हैं इंडिया की लोकसभा के, राइट, उन्होंने अभी अटेंड की 149th असेंबली, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसकी, जो हुई थी जिनेवा में। तो वहाँ इन्होंने स्ट्रेस किया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, आईएसए की है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है बाय ग्रिड्स। ठीक है, और जो फॉसिल फ्यूल है उसकी कंजप्शन जो पर्टिकुलर कंट्री है उसे कम करे, ताकि हम अच्छे से ग्रीन एनर्जी के तरफ बढ़ें, और जितने भी ये जो क्लाइमेट चेंज की जो इश्यूज हैं उससे हम फाइट कर सकें। ठीक है, तो इसी के लिए ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड लाई गई है। अब ये किनके द्वारा प्रपोज की गई थी, तो आपको याद रखनी है इंडिया के द्वारा ही की गई है। तो हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये प्रपोज की गई थी। और ये कहाँ इनिशिएटिव प्रपोज की गई थी, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो पहली असेंबली थी जो 2018 में हुई थी, वहाँ इसे प्रपोज किया गया था। अब हम देखेंगे द इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, क्योंकि इसी से ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड आई है, इसीलिए। तो ये एक अलायंस है जिसमें 120 कंट्री से ज़्यादा सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और ये सनशाइन कंट्रीज़ इन्हें कंसिडर किया गया है। और आपको ये याद रखनी है कि ये अगर पार्शियली या कंप्लीटली अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में अगर ये कंट्रीज आ रही हैं, वो इसकी मेंबर बन सकती हैं। ठीक है, और दूसरी कंट्रीज भी बन सकती हैं जो सनशाइन कंट्रीज कंसीडर नहीं की गई है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंदर नहीं आती है। पर फर्क यही रहेगा कि उनके पास वोटिंग पावर्स नहीं रहेगी, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में जो लाई करेंगे कंट्रीज, उनके पास वोटिंग पावर रहेगी। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाली ही कंट्रीज कवर्ड है इसमें, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है और जो फॉसिल फ्यूल है उसकी डिपेंडेंसी को कम करना है। ठीक है, तो ये प्रपोज की गई है, इंडिया के द्वारा ही की गई है 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब ये ट्रीटी बेस्ड अलायंस है जो, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है साथ में। ठीक है, और यहाँ पे यही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि ज़रूरी नहीं है कि कंट्री पर्टिकुलर एक ट्रॉपिक्स में लाई करेंगे तभी इसकी मेंबर बन पाएंगे, बाकी कंट्रीज़ भी इसकी मेंबरशिप को अवेल कर सकती हैं। बस डिफरेंस यही रहेगी कि वोटिंग पावर उनके पास नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सेम बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी इंडिया अफ्रीका समिट में 2015 में, और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई थी 2015 में, वहाँ इसे लॉन्च किया गया था। माफ़ी चाहूँगा, ये कॉन्फ्रेंस की जगह पे एक्स है यहाँ, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो फाउंड कहाँ हुई थी, तो पेरिस फ्रांस में ये फाउंड हुई थी। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इंडिया में ही हेडक्वार्टर्स इसकी लोकेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कब सिग्नेचरी के लिए ओपन हुई थी, तो सिग्नेटरी के लिए ओपन हुई थी मरगेश मोरक्को में। यही जानकारी है, प्रीलिम्स में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि आईएसए पे क्वेश्चन वैसे डिटेल में नहीं आई है, और अभी ये न्यूज़ में भी है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एससीओ पे मीटिंग आई है कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर अभी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने वाले हैं पाकिस्तान में, जो होने वाली है आज। ठीक है,
अभी 1-2 दिन की मीटिंग है, तो एससीओ के बारे में हम देखेंगे। अब ये मीटिंग कहाँ हो रही है, तो आपको याद रखनी पाकिस्तान में भी हो रही है, ठीक है। और ये न्यूज़ में और तो ऐसी कुछ खास नहीं है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इंपॉर्टेंट एससीओ है, शंघाई कॉरपोरेशन कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म है एससीओ। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, तो चाइना और रशिया के द्वारा। कब हुई है, तो 2001 में हुई है। आपको याद रखनी है कि कौन से दो कंट्री के द्वारा ये इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर जियोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन में बात की जाए तो। ये कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे डेटा भी यूपीएससी पूछती है जहाँ चेंजेस करके आपको ट्रिक किया जा सकता है। तो 80% एरिया यूरेशिया के कवर करती है ये एससीओ, और 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। एससीओ सक्सेसर है शांघाई 5 की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आ सकती है कि एससीओ सक्सेसर है शांघाई 5 की। अब ये शांघाई 5 कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई, तो ये 1996 में लॉन्च की गई है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया, तजाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे आगे। अब 2017 में पर्टिकुलर एससीओ ने एक्सपेंड कर दिया अपनी मेंबरशिप, और फिर टोटल 8 कंट्रीज एससीओ के अंदर हो गई। और आपको याद रखनी है कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ज्वाइन किया था, ठीक है। सेम डेट पे नहीं ज्वाइन किया था, कुछ मंथ की डिफरेंस है, पर वैसी डेट, कौन सी डेट पे ज्वाइन की या कौन से मंथ में ज्वाइन की, वैसे यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। ओवरऑल अगर स्टेटमेंट में पूछनी होगी तो पूछ सकती है कि कब ज्वाइन, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था, ठीक है। ईरान ने ज्वाइन किया 2023 में, और आपको याद रखनी है लेटेस्ट बेलारूस कंट्री ने 2024 में एससीओ को ज्वाइन किया है। हेडक्वार्टर्स एससीओ की कहाँ है, तो बीजिंग चाइना में, और सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो तजाकिस्तान नहीं, ताशकेंट उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। अब मेंबर कौन कौन है, तो बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो हर हर बार के जैसे फिर एक डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा कि 3 टाइप की क्वेश्चन फ्रेम होती है पर्टिकुलर कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। या तो आपसे ये बेसिक डिटेल्स है ये पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, या आपसे पूछ ले कि कौन सी कंट्री अब मेंबर है एससीओ की, ठीक है। तो ये 3 टाइप की क्वेश्चन फ्रेम होती हैं, दिमाग में रखनी है ये बात। ये आपको दूसरी यूपीएससी के लिए जो यूट्यूब पे चैनल है वो आपको इतनी चीज़ें नहीं बताएंगे। मैं आपकी ही फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, आप इसे दिमाग में रखें, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ऐसी इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे तेलंगाना के जो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में अपनी अप्रोच कुछ सब्जेक्ट के लिए रखी हुई है। तो ये पर्टिकुलर कैट क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो समझना होगा ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई सी भी प्रोविज़न नहीं थी ट्रिब्यूनल्स को लेके, ये दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। फिर 42nd अमेंडमेंट आई 1976 में, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया। अब इसमें दो ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32A और 32B। अब 323 यानी 323A क्या इंपावर करती है पार्लियामेंट को, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स सेटअप कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है, अगर कोई सी भी डिस्प्यूट अराइज हो रही है, चाहे वो रिक्रूटमेंट की बात हो रही है या कंडीशन ऑफ सर्विस की बात की जा रही है, जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं जो सेंटर पे आ, जिन्हें हायर किया गया है, या स्टेट लेवल पे या लोकल बॉडीज़ पे या पब्लिक कॉरपोरेशन पे, राइट। तो उन सारी चीज़ों, जो भी रहेंगे ऑफिसर्स, अगर उनकी कोई ऐसी कंडीशंस पे या रिक्रूटमेंट पे लेके अगर कोई सी भी इश्यूज अराइज होती हैं, तो उसे कौन डील करेगा, तो उसे डील करेगी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो उसके लिए आर्टिकल है 323A। अब हम और डिटेल्स देखेंगे। तो ये कैसे फिर इम्प्लीमेंट हुई, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा इसे पास किया गया। तब सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और स्टेट लेवल पे स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये इस्टेब्लिश कर सकती है। अब हम कैट के बारे में देखेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, क्योंकि यही न्यूज़ में थी। साथ साथ में हम जैट भी देखेंगे यानी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और साथ साथ में हम सेट भी देखेंगे यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कंपैरिजन में क्वेश्चन आ सकती है या डायरेक्टली उन पे भी आ सकती है, कैट सेट जैट पे, इसलिए आपको मैं डिटेल्स इस तीनों के बारे में अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में देखेंगे। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है, आपको याद रखनी है, इसमें मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और इसमें बाकी मेंबर्स होते हैं। अब कितने मेंबर्स हैं, तो एज ऑफ नाउ यहाँ देख सकते हैं,
एट प्रेजेंट यानी 2019 के डेटा के हिसाब से 65 मेंबर्स है इसमें। तो ये बहुत बड़ी ये इंडिविजुअल की बॉडी हो गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें मेंबर्स इंक्लूडेड है। तो चेयरमैन है और इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। ओरिजिनली जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट आई थी, तो उस टाइम क्या क्या प्रोविजन थी कि चेयरमैन भी होंगे, वाइस चेयरमैन भी होंगे और मेंबर्स होंगे। फिर फिर बाद में चेयरमैन को, यानी सॉरी चेयरमैन नहीं, वाइस जो चेयरमैन है इन्हें रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको याद रखनी है कि चेयरमैन है और मेंबर ही है। कैट में वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं, दिमाग में रखनी है ये बात। और मेंबर कितने होते हैं, तो 65 प्लस है, ठीक है। 65 ही है तो 2019 के डेटा के हिसाब से। बीच में अगर कुछ चेंजेस हुई होगी तो मे बी और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी याद रखनी है कि कैट में वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं, मल्टी मेंबर बॉडी है। बस इसमें एक चेयरमैन और बहुत सारी इसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये दिमाग में बस रखना है। अब कहाँ से लिए लिए जाते हैं मेंबर्स को और चेयरमैन को या चेयरपर्सन को, तो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से लिए जाते हैं, बोथ यह यहाँ याद रखनी है, दोनों से लिए जाते हैं। अपॉइंट कैसे होते हैं कैट में के मेंबर्स, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। अब मेंबर्स जो हैं ये होल्ड कर सकते हैं 5 ईयर तक ऑफिस या 65 ईयर, दोनों में जो अर्लियर होगी। पर अगर चेयरमैन की बात की जाए तो 5 ईयर और 62 ईयर एज तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जो की जाती है कैट की, वो की जाती है एक सेलेक्टिंग कमेटी रहती है, सिलेक्शन करती है मेंबर्स की। उनके द्वारा कैट की मेंबर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और आपको याद रखनी है, जो जो सेलेक्टिंग कमेटी है उसे चेयर कौन करता है, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किसकी रिकमेंडेशन से, तो यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नॉमिनेट वे करते हैं। पर यहाँ आपसे प्राइम मिनिस्टर लिख के यूपीएससी पूछ सकती है, तो याद रखनी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। और जो चेयर करेंगे सेलेक्टिंग कमेटी को, वो करेंगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ना ही कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या गवर्नर। ये दिमाग में रखनी है आपको बात। बढ़ते आगे। अब कैट बाउंड नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड 1980 से। तो सिविल प्रोसीजर कोड 1980 से जो भी चीज़ें रहेंगी, डिसीजन रहेंगी, वो यहाँ से नहीं ली जाएगी। और ये गाइडेड रहती है नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल पे। यानी जो कैट के मेंबर्स को सही लगेगी वो करेंगे और उनके हिसाब से जो मोरल रहेगी वैसे ही डिसीजन ली जाएगी, ना ही कि कोई ऐसी प्रोसीजर को फॉलो करके जो भी जजमेंट रहेगी वो दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये थी सारी चीज़ें कैट के बारे में। अब हम देखेंगे सेट के बारे में, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो अभी तक 2019 के डेटा के हिसाब से 9 स्टेट्स में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की गई है। कुछ स्टेट्स ने इसमें किया था और भी, पर वो बाद में उन्होंने आ, अपनी जो ये ट्रिब्यूनल्स थे उसे ख़त्म भी कर दिया था, ठीक है। तो ऐसी वहाँ पे रिजिड स्टेटमेंट अगर आती है कि नहीं सिर्फ 9 ही मेंबर्स हैं और इसमें और किसी ने कोई स्टेट ने ज्वाइन ही नहीं किया है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने ज्वाइन भी किया था, फिर बाद में उन्होंने इसे ख़त्म भी कर दिया, रिवोक भी कर दिया ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है। अब कैट और सैट दोनों ओरिजिनल जुरिडिक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी सिविल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट 1980 को फॉलो नहीं करते हैं सैट और कैट। अब चेयरमैन और मेंबर्स सेट के कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाएंगे। पर यहाँ आपको याद रखनी है कि किसकी कंसल्टेशन से, तो गवर्नर जो स्टेट की कंसर्न स्टेट है उसकी गवर्नर के साथ कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट, तब जो चेयरमैन और मेंबर्स है उनको अपॉइंट किए करेंगे। जबकि सेंट्रल लेवल पे हमने क्या देखा कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो नॉमिनेट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है और फिर प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करते हैं मेंबर्स और चेयरमैन, हाँ चेयरमैन को, राइट। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब जेट के लिए भी प्रोविज़न है मेंशन, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये अगर दो या उससे ज़्यादा स्टेट के लिए बनानी होगी तो ये सेटअप ऐसी हो सकती है। पर चेयरमैन और जो मेंबर्स रहेंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा ही, और कंसल्ट की जाएगी जो भी कंसर्न दो स्टेट्स हैं या दो से ज़्यादा अगर स्टेट्स हैं तो उनके द्वारा कंसल्ट करके अपॉइंट किए जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही आर्टिकल हैं इसमें ये ट्रिब्यूनल्स के लिए जो लाई गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, वो आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 23A है और दूसरी आर्टिकल 323 है, ठीक है। ए और बी है, ठीक है। अब आर्टिकल 323A में क्या है कि ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश की जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स देखेगी, ठीक है।
और आर्टिकल 323 बी में क्या है कि अदर मैटर्स पे वो देखिएगी ट्रिब्यूनल्स, जैसे कि टैक्सेशन की बात की जाए, या फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, या इंडस्ट्रियल लेबर की बात की जाए, लैंड रिफॉर्म्स की बात की जाए, सेलिंग्स जैसे कि अर्बन पॉवर्टी के लिए अगर कोई सी भी मैटर हो, या इलेक्शन अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की कोई बात हो, फूड स्टॉप्स के लिए, या रेंट एंड टेनेंसी राइट्स के लिए, तो ये अदर मैटर्स पे ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश की जाती है। अब क्वेश्चन कैसे यूपीएससी फ्रेम कर सकती है, और आपको मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपको जानकारी बता रहा हूँ, ये पॉलिटी की पार्ट है, ठीक है, और ट्रिब्यूनल्स न्यूज़ में है, ट्रिब्यूनल्स आपको पॉलिटी में भी पढ़नी है। तो ये आपकी ये करंट अफेयर के साथ साथ ये आपकी स्टैटिक जो पार्ट है वो भी यहाँ से कवर हो गई, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आपको याद रखनी है, एक तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में पूछेगी बेसिक चीज़ कि ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी मेंशन थी, कौन सी आर्टिकल से लाई गई, ठीक है, और कौन सी आर्टिकल किस चीज़ से कंसर्न करती है, जैसे 323 ए और 323 बी, दो ही आर्टिकल है, इसलिए आपको याद रखनी है, ठीक है। 323 ए क्या से डील करती है, तो ये डील करती है जो भी सिविल सर्विसेज की इश्यूज हैं उससे डील करेगी, और 323 बी किस चीज़ से डील करेगी, तो अदर रिलेटेड मैटर्स, जैसे कि अभी हमने जस्ट देखा, टैक्सेशन हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग ऑन अर्बन पॉवर्टी, और इलेक्शन, फूड स्टॉफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, ये सब पे, ठीक है। या तो बेसिक आपसे पूछे ट्रिब्यूनल्स के बारे में, या आपसे पूछेगी कैट के बारे में, ठीक है। तो कैट के बारे में आपको मैंने बता दिया, चेयरमैन मेंबर्स हैं कितने, ठीक है, और ट्रिब्यूनल्स पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं थी, बाद में लाई गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ये याद रखनी है। चेयरमैन कितने, एक है, इसमें वाइस चेयरमैन नहीं है, कितने मेंबर्स है, ठीक है, और कहाँ से ये ड्रॉ किए जाते हैं मेंबर, कौन अपॉइंट करता है, किसकी रिकमेंडेशन से अपॉइंट होती है, ठीक है, और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को ये फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये आपको कैट में याद रखनी है। और ये सेम चीज़ अप्लाई होगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पे भी, ठीक है। और जेट पे तो जेट बहुत छोटी सी कॉमन सी बात है कि गवर्नर के साथ मिलके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे मेंबर और चेयरपर्सन को, और जेट दो या ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकती है। तो ये तो बस छोटी स्टेटमेंट है, आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखनी है, क्योंकि ये हमारी स्टैटिक पार्ट की भी टॉपिक है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही, उम्मीद करूंगा कि आपने नई जानकारियाँ बहुत सारी सीखी होगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।